हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CACP IAS अकेडमी। आज का डेट है 10 अप्रैल। लेट्स स्टार्ट विथ आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में @CACP_Assam टाइप कर सकते हैं या फिर इस QR कोड को स्कैन कीजिए। यू विल बी रिडायरेक्टेड टू आवर टेलीग्राम चैनल और उसी चैनल पे आप एवरीडे आपको CNA एनालिसिस मिल जाएगा। If you all are interested for the prelims crash course, there is a APSC prelims possible course which is a fast track course जहाँ पर आपको recorded format में capsule classes मिलेंगे, test series मिलेंगे, study materials मिलेंगे, 10 smart books। Every day we are discussing MCQs in our app। उसके साथ current affairs magazine, current affairs classes भी मिलेंगे और prelims pointer भी मिलेगा आपको at just ₹6,499। Or if you are interested in the foundation batch, there is a batch, Parakram batch, where online and offline classes are conducted. We are the set of faculties who are dedicated, who are very much experienced in this field in conducting classes for civil services. You can also download our app from Google Play or App Store and see the courses and materials therein. आज ये 6 टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो कि रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन आया है अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ रेपो रेट कट, रफाल एम, रोहिंग्या इशू, ट्रम्प पॉजेस टैरिफ, देन वी विल डिस्कस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट एंड द लास्ट वन विल बी वाटर मेट्रो इन असम। ओके, यू कैन जस्ट कंपेयर हियर एंड रिलेट द टॉपिक एंड पेपर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चार्ट। अच्छे से इस चार्ट को ध्यान से देखिए और आपको मालूम चलना चाहिए कि कौन सा न्यूज़, कौन सा टॉपिक किस पेपर की किस सब टॉपिक के अंदर वो आएगा। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, RBI's रेपो कट। तो ये रेपो क्या है? ये रेपो, इट इज़ द रेपो रेट। इट इज़ द रेपो रेट ऑफ द क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। कि ये क्वांटिटेटिव टूल्स या फिर मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स क्या है? दे आर द टूल्स टू यूज टू कंट्रोल द क्रेडिट और कंट्रोल द मनी सप्लाई, जिससे इन्फ्लेशन या फिर ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है। तो रिसेंटली क्या न्यूज़ आया है कि RBI हैज़ स्लैश्ड 25 बेसिस पॉइंट टू 6%, व्हाट द रेपो रेट। ऑलराइट, तो यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है अबाउट द डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, जैसे कि रेपो रेट, जैसे कि रिवर्स रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, CRR, SLR, ये सब आपको जानना है फॉर योर प्रीलिम्स। और मेंस में आपका क्या इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर? RBI का रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकॉनमी। ऑलराइट, सो व्हाट इज़ रेपो रेट? रेपो रेट क्या है, इसको पहले ऐसे समझिए कि जब एक कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म फिनांस चाहिए तो इट कैन अप्रोच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म फिनांसिंग करता है एंड इन रिटर्न कमर्शियल बैंक्स को गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर G-Secs गिरवी रखना होता है और उसके लिए RBI कमर्शियल बैंक से एक इंटरेस्ट चार्ज करता है जिसको कहा जाता है रेपो रेट। दिस रेपो रेट इज ऑल्सो नोन एज द पॉलिसी रेट। ऑलराइट, एंड इसका इंक्रीज और डिक्रीज, रेपो रेट का इंक्रीज और डिक्रीज, इट डिटरमाइंस द मनी सप्लाई। कि अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाए मानिए, तो मतलब कमर्शियल बैंक्स के लिए शॉर्ट टर्म फिनांस जो है वो कॉस्टली हो जाएगा। तब कमर्शियल बैंक्स दे विल बी डिस्करेज टू टेक लोन फ्रॉम RBI और कमर्शियल बैंक्स उस इंक्रीज इन इंटरेस्ट के रेट के साथ साथ वो अपने लोन के बोरोइंग्स रेट को भी इंक्रीज करेगा, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा, ताकि लोग बाग लोन कम दे विथ एन इंटेंशन टू डिक्रीज द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई डिक्रीज कब किया जाता है? कि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है। पर यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर रेपो को कट किया गया। कि कट क्यों किया गया? टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। द मोस्ट एसेंशियल रीज़न इज़ हियर कि द ग्लोबल अनसर्टिनिटी। कि लास्ट CNA में हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने इंडियाज़ GDP ग्रोथ रेट को स्लैश किया है। GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन को उन्होंने बोला वो थोड़ा सा कम ग्रोथ करेगा। कि बजट में जो 6.8% ग्रोथ रेट बोला गया है, बट द ऑर्गेनाइजेशंस दे आर सेइंग कि 6.8 नहीं, इंडिया इधर 6.4 6.5% से ग्रो करेगा, नॉट 6.8। वाई? बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स पॉलिसी ऑन टैरिफ।
डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ इम्पोज किया है ऑन इंडिया या फिर डिफरेंट अदर कंट्रीज, उसके वजह से इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज होने के चांसेस है। तो इसी वजह से आरबीआई ने उसी को रेस्पॉन्ड करते हुए आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट डिक्रीज होने के चांसेस है वो ना हो, और लोन या फिर जो लिक्विडिटी है वो इंडिया में बढ़ाया जाए और लोग बाद कम पैसे में लोन लेके वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या फिर प्रोडक्शन करे। तो दिस इज द रीजन फॉर द कट ऑफ रेपो रेट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ऑलराइट, टू गिव द लिक्विडिटी सपोर्ट। तो अगर हम देखते हैं कि रेपो रेट का इम्पैक्ट क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि रेपो रेट अगर कम हो जाए तो लोन चीपर होगा, और लोन अगर चीप हो तो इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी आएगी और उसके साथ कंजम्पशन या फिर कंज्यूमर डिमांड में इंक्रीज देखने को मिलेगा। और नेगेटिव क्या है, नेगेटिव हाँ क्या, रेपो रेट कम होने की वजह से अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो इन्फ्लेशन होने के चांसेस है। सेकेंड नेगेटिव इज लिमिटेड ट्रांसमिशन, कि लोन जो चीप होता है ड्यू टू द कट ऑफ रेपो रेट, ये अगर कमर्शियल बैंक्स अपने कस्टमरों को पास ना करे तब क्या होगा, ये इसका जो बेनिफिट इकोनॉमी नहीं उठा पाएगा, ऑलराइट। और उसके साथ साथ देयर इज़ अ इम्पैक्ट ऑन फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर। क्या है कि जो इंसान फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में अपना पैसा लगाता है, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स या फिर रेकरिंग डिपॉजिट, उसमें जो इनकम जो रिटर्न होता है वो फिक्स्ड होता है। तो इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हो जाए या फिर रेपो रेट अगर कम हो जाए तो इसमें जो रिटर्न में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे तो उनको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, ऑलराइट। सो दीज आर द पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द रेपो रेट कट, ओके। एंड आई सजेस्ट यू कि आप लोग जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर जो भी टूल्स है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स या फिर क्रेडिट कंट्रोल टूल्स, जो भी आप बोलिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल टूल्स, उनको सब पढ़िए जो मैंने यहाँ पर लिख के दिया है। उसके साथ साथ और कुछ क्वालिटेटिव टूल्स भी है, उनको भी आप ज़रूर पढ़ना फॉर योर प्रीलिम्स। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट रफाल एम। तो रफाल क्या है, हम सबको पता है कि इट इज़ अ जेट, इट इज़ अ फाइटर एयरक्राफ्ट। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ में आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने 63,000 करोड़ रुपीज़ का डील अप्रूव किया है टू प्रोक्योर 26,000 रफाल एम जेट। So it become important for the prelims about to know about the technicalities of Rafale M। उसके साथ आप इंडिया फ्रांस रिलेशंस को भी पढ़ोगे क्योंकि रफाल जो लिया गया है वो फ्रांस से लिया गया है। एंड यू विल ऑल्सो टॉक अबाउट वी विल ऑल्सो रीड अबाउट द इंडिजनाइजेशन ऑफ इंडियाज डिफेंस सेक्टर। यह हमें क्या है, क्या जो रफाल है वो तो बाहर से खरीदा गया है, तो इंडिया उसी सेक्टर में, उसी डिफेंस सेक्टर में, एयरक्राफ्ट सेक्टर में इंडिया ने अपना कंट्रीब्यूशन क्या रखा है या फिर आने वाले दिनों में इंडिया क्या कंट्रीब्यूशन रख पाता है। तो देखते हैं रफाल के बारे में कुछ। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, ये जो है ये एक नेवल कैरियर है, एक नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है चार्ल्स डी गॉले। ये भी फ्रांस का ही एक कैरियर है, चार्ल्स डी गॉले। यहाँ पर जो लाइन किया हुआ ये जो एयरक्राफ्ट आप देख पा रहे हो, दे आर द रफाल एम जेट। जो रफाल एम है, द एम स्टैंड्स फॉर मराइन। इट इज़ द नेवल वेरिएंट ऑफ डसॉल्ट रफाल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। तो डसॉल्ट जो रफाल है उसी का ही एक वेरिएंट है, वो मराइन वेरिएंट है कि वो जो है ऑपरेट करेगा फ्रॉम द ओशियंस, ऑलराइट। तो डसॉल्ट एविएशन इनका मैन्युफैक्चर है फ्रॉम फ्रांस। तो लेट्स सी द की फीचर ऑफ रफाल। देखिए, द फर्स्ट की फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज़ कि रफाल को क्यों सिलेक्ट किया गया, बिकॉज जो रफाल है इट इज़ इक्विप्ड विद द स्की जंप टेक ऑफ, और उसके साथ साथ उसका जो होगा एरेस्टेड लैंडिंग एक होगा, ऑलराइट। चलिए समझते हैं ये स्काई जंप टेक ऑफ क्या है। कि नॉर्मली अगर एक एयरक्राफ्ट अगर टेक ऑफ करता है तो उसके लिए एक रनवे होता है विच इज़ वेरी लेंदी, एक बड़ा सा रोड होता है, उससे प्लेन यहाँ से मोमेंटम पकड़ेगा, उसके बाद वो टेक ऑफ करेगा। ये स्काई जंप टेक ऑफ क्या है, यहाँ पर जो है इतना बड़ा रनवे नहीं होगा, बहुत ही छोटा सा एक रनवे होगा। छोटा रनवे क्यों, क्योंकि अगर ये एक नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर अगर है तो इसमें तो बड़ा सा रोड नहीं होगा, छोटा मोटा एक होगा। तो यहाँ पर छोटा सा एक लीप लेके वो तुरंत ही यहाँ पर टेक ऑफ करेगा, मतलब इतना लंबा वो नहीं दौड़ेगा, वो छोटा सा एक दौड़ लेके तुरंत ही ऊपर की तरफ टेक ऑफ करेगा। सो उसको कहा जाता है स्काई जंप टेक ऑफ। नेक्स्ट इज एरेस्टेड लैंडिंग। तो सिमिलरली अगर एक प्लेन अगर ऊपर से नीचे लैंडिंग करता है तो वो लैंड करने के बाद फिर से उस मोमेंटम के कारण वो थोड़ी दूर तक ट्रेवल करेगा, पर
रफाल एम जो है वो यहाँ पर लैंड करने के बाद इतना ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, पर थोड़ा जाके यहाँ पर रुक जाएगा वो, ऑलराइट, तुरंत ही ब्रेक लग जाएगा। सो उसको कहा जाता है अरेस्टेड लैंडिंग। तो इन्हीं दो क्वालिटी के वजह से ये नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर में फिट बैठता है, तो इसी वजह से उसको लिया गया है। उसके साथ साथ और क्या फीचर है, जैसे कि रफाल एम का ट्विन इंजन है, डेल्टा विंग है, और इट हैज़ अ कैनार्ड डिज़ाइन। ट्विन इंजन का मतलब तो दो इंजन होता है। डेल्टा विंग, अगर आप पिक्चर देखते हो यहाँ पर, ये वाला पिक्चर आप देखिए कि ये जो एयरक्राफ्ट है यहाँ पर, इसका पीछे के तरफ ये वाला ऐसा कुछ शेप का होगा। सो दिस इज़ द डेल्टा विंग। और सामने भी ऐसा एक कुछ डिज़ाइन है जिसको कैनार्ड कहा जाता है। तो इट हैज़ अ कंप्लीट कैनार्ड डिज़ाइन। ठीक है, तो डेल्टा विंग या फिर कैनार्ड डिज़ाइन, इट इज़ नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ द एयरक्राफ्ट। ऑलराइट, सो एंड इट इज़ इक्विप्ड विद एडवांस एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इंडिया और रफाल एम का अगर हम देखते हैं कि इंडिया में जो दो बहुत ही सुपर कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर, नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर, एक है INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। ये जो विक्रमादित्य है ये इंडिया का नहीं है, ये बाहर का है, ये भी फ्रांस से लिया गया है। और INS विक्रांत जो है ये इंडिया का इंडिजीनियस है। सो यू हैव टू जस्ट लर्न कि कौन से एयरक्राफ्ट हो, कौन से नेवल शिप हो वो इंडिया का है और कौन सा इंडिया का नहीं है। ऑलराइट, सो इट इज़ इवेल्युएटेड द रफाल एम फॉर इट्स INS विक्रांत और विक्रमादित्य कैरियर्स एंड इट इज़ फिट फॉर दैट। नेक्स्ट इज़ कि रफाल के साथ बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट US का जो है उसको भी कंपेयर किया गया था। क्या हुआ, तो बाद में रफाल को ज़्यादा अच्छा मिला तो रफाल को एक्सेप्ट किया गया और बोइंग का जो ऑर्डर है उसको कैंसिल कर दिया गया। सो हेंस इंडिया अप्रूव द प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 रफाल एमजेट। ओके, नेक्स्ट इशू इज़ द रोहिंग्या इशू। तो आप लोग सोचोगे कि अभी रिसेंटली रोहिंग्या का तो ऐसा कुछ इशू नहीं आया है, पर हम रोहिंग्या क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी है, ही वेंट टू बांग्लादेश टू सी द रोहिंग्या इशू। रोहिंग्या के उनके जो वहाँ पर जो उन्होंने एजाइलम लिया है उसको स्टडी करने के लिए वो गए हैं। तो इसी वजह से एक आर्टिकल भी लिखा गया कि द रोहिंग्या आर ऑन द ब्रिंक ऑफ स्टारवेशन। तो उसके ऊपर हमने ये एनालिसिस बनाया है। तो आपको क्या पढ़ना है? यू हैव टू रीड अबाउट द रोहिंग्याज, यू हैव टू रीड अबाउट म्यांमार। मेंस में आप देखोगे इंडिया म्यांमार इशू और रिफ्यूजी इशू। तो रोहिंग्याज कौन है? कि रोहिंग्याज दे आर द मुस्लिम एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप फ्रॉम द रखाइन स्टेट। ये रखाइन स्टेट कहाँ है? वो म्यांमार में है। तो आप यहाँ पर ये मैप देखिए, तो ये म्यांमार है और यहाँ पर आप जो ऑकर कलर में देख पा रहे हो, लेट मी शेड इट इन द रेड कलर। तो ये जो रीजन है जो मैं शेड कर रहा हूँ, तो दिस इज़ द रखाइन स्टेट। तो आप देखोगे इट शेयर्स बाउंड्री विद बांग्लादेश एंड इट इज़ वेरी मच क्लोज, इट हैज़ द प्रॉक्सिमिटी विद द नॉर्थ ईस्ट एज वेल। ऑलराइट, सो इसी रीजन में, इसी रखाइन स्टेट में मुस्लिम एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप पाए जाते हैं जिनको रोहिंग्या के नाम से जाना जाता है। नाउ व्हाई रोहिंग्याज आर इम्पॉर्टेंट? बिकॉज रोहिंग्याज को कंसिडर किया जाता है कि दे आर स्टेटलेस, कि रोहिंग्या दे डज नॉट बिलोंग टू एनी स्टेट। फाइन। तो मतलब क्या, म्यांमार जो है वो रोहिंग्याज को अपने सिटीजन मानते नहीं है, पर रोहिंग्या जो है वो अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई करते हैं एज द नेटिव टू म्यांमार, कि वो समझते हैं कि हम म्यांमार के ही है। पर म्यांमार समझते हैं कि वो बांग्लादेश से बंगाली इमिग्रेंट्स आए हैं म्यांमार में। तो म्यांमार कहती है वो बांग्लादेश के हैं, और पर बांग्लादेश भी नहीं मानते कि वो बांग्लादेश के हैं, पर फिर भी बांग्लादेश ने उनको एजाइलम दिया है, थोड़े बहुत को, बहुत ज़्यादा नहीं। बट अभी जो द सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, वो जो गए हैं रिसेंटली, विजिटेड द कॉक्स बाजार ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने क्या बोला कि रोहिंग्यास के बीच देयर इज डीपनिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस which has worsened by recent geopolitical and policy shift especially from the US। कि US के कुछ geopolitical changes कि आफ्टर ट्रम्प जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस हुआ है या फिर पॉलिसी में शिफ्ट हुआ है, ऑल्सो इसमें ऐड करेंगे हम बांग्लादेश के डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी, उनके वजह से रोहिंग्यास के प्रॉब्लम बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि फंडिंग क्राइसिस बाय द यूनाइटेड नेशंस जो फंडिंग करते हैं उस फंडिंग में भी कट हुआ है। उसके साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो कट द राशंस।
मेडिकल सर्विसेज फॉर द रोहिंग्याज आर कोलैप्सिंग, सैनिटेशन एंड जेंडर बेस्ड वायलेशंस प्रिवेंशन हैज़ ऑल्सो कोलैप्स्ड। ठीक है, तो इसके वजह से ना उनको अच्छी तरह से खाना मिल रहा है, ना उनके पास कोई अच्छा शेल्टर है, ना क्लॉथिंग और ना ही मेडिकल ट्रीटमेंट। सो दिस इज़ द रिसेंट इशू हाईलाइटेड बाय सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसी वजह से हम रोहिंग्या को स्टडी किया। नेक्स्ट, अ वेरी बिग न्यूज़ कि ट्रम्प पॉजेस टैरिफ। जो ट्रम्प गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि टैरिफ जो इम्पोज किया जा रहा था, क्या कौन सा टैरिफ, द रेसिप्रोकल टैरिफ। ये रेसिप्रोकल टैरिफ हमने बहुत बार डिस्कस किया है हमारे एनालिसिस में। तो ट्रम्प ही हैड imposed a higher, very high tariff on different countries like India, UK, China, etc. पर उन्होंने अभी रिसेंटली डिसाइड किया है कि एक 90 डे का, 90 दिन का एक पॉज लगाया जाएगा। मतलब कि ये 90 दिन तक इस टैरिफ चेंज में, पॉलिसी चेंज में अभी अमल नहीं किया जाएगा। एक्सेप्ट, यहाँ पर अगर आप देखते हो कि एक्सेप्ट चाइना, किस 90 डेज पॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के लिए लाया गया है, पर चाइनीज़ गुड्स के लिए चाइना के ऊपर अभी 125% टैरिफ लगाया गया है। मतलब मान लीजिए चाइना का कोई एक सामान अगर $100 का है, यूएस में अगर वो इंपोर्ट होता है उसका दाम हो जाएगा $225, तो 125% टैरिफ लगाया गया है। ऑलराइट, उसी को रिटेलिएट करके चाइना ने लगाया है द रिटेलिएटरी टैरिफ। द रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया है 84%। तो पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था बाई यूएस, तो चाइना ने फिर रिटेलिएट करके 84% टैरिफ लगाया है। तो इसको रिटेलिएटरी टैरिफ कहा जाएगा बाय द चाइनीज़। ऑलराइट, तो इसी को द वर्ल्ड इज टर्मिंग कि ये एक टैरिफ वार स्टार्ट हुआ है। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वर्ल्ड वार टू का जो रीज़न है, अगर बहुत से रीज़न है, क्विक रीज़न है, कुछ हिस्टोरिकल रीज़न है, सोशल रीज़न है, पॉलिटिकल रीज़न है, इकोनॉमिक रीज़न अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 का देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 का जो इकोनॉमिक रीज़न था वो था टैरिफ वार। आई एम नॉट सेइंग कि अभी कोई वर्ल्ड वॉर होने वाला है या कुछ, ये हमें नहीं पता, पर जस्ट टैरिफ वार हुआ था उस टाइम ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन टाइम, तब जाके वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था। ऑलराइट, सो ये फिर से एक टैरिफ वार बिटवीन चाइना और यूएस चालू हुआ है। तो ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि ट्रम्प कह रहे हैं कि चाइना जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं एंड इट इज़ रिपिंग ऑफ, मतलब यूएसए को बर्बाद करना चाहता है। इसी वजह से यूएस हैज़ स्टार्टेड डूइंग डील्स विद जापान एंड साउथ कोरिया, जिसके वजह से डेलीगेशंस भेजे गए हैं रिसेंटली। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अपॉन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये न्यूज़ है अश्विनी वैष्णव, ही आस्क्ड द UIDAI, इट इज़ द एजेंसी जो हमें आधार प्रोवाइड करता है, आधार कार्ड, टू रिवाइज आधार लॉ टू जेल विद पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब बोला गया है, अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि UIDAI को अपने रूल्स में कुछ चेंजेस लाना चाहिए टू मेक देयर रूल्स एज पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ऑलराइट, जो ये टॉपिक GS2 में भी आएगा, GS3 में भी आएगा। GS2 गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, उसके साथ GS3 में साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन में ये कवर होता है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो एक्ट है 2023 में पास हुआ है और ये इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ है। उसके पहले एक और लॉ हुआ करता था जिसको पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये पास होने वाला था 2019 को, उसको उसने रिप्लेस किया है। और जो ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल या फिर एक्ट लाया गया था, इट वाज ट्रिगर्ड बाय द डिसीजन गिवन बाय जस्टिस KS पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में, जहां जजमेंट था कि जो प्राइवेसी है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। ऑलराइट, कि जो डेटा है वो अगर हम डिस्क्लोज ना करें, वो हम कर सकते हैं, डिस्क्लोज ना कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ आवर फंडामेंटल राइट कि हमें किसी को अपना डेटा शेयर नहीं करना है। तो उसी जजमेंट के ऊपर जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी 2018 को रिकमेंडेशन देता है अबाउट द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब हियर बिकम्स आपका कुछ प्रीलिम्स के लिए कुछ यहाँ पर कंटेंट आपको मिलता है अबाउट कि कौन सा जजमेंट था। इट इज़ जस्टिस KS पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और जस्टिस BN श्री कृष्ण कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में।
तो व्हाट आर द की प्रोविजन ऑफ द एक्ट? द फर्स्ट वन की जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो आपके हर एक डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करने की प्रोविजंस वो रखते हैं। ऑलराइट, एवरीथिंग, चाहे वो आपका डिजिटल आपके सर्टिफिकेट्स हो, आपका आधार हो, आपका पैन हो, वोटर आईडी हो, एवरीथिंग डिजिटली सेव, दैट इज योर डिजिटल पर्सनल डेटा, उसको वो प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट डेटा मस्ट बी प्रोसेस्ड ओनली विद कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल, कि अगर डेटा को प्रोसेस करना है बाय द गवर्नमेंट और एनी एजेंसी, वो जो इंडिविजुअल का डेटा है उसका कंसेंट लेना आवश्यक है। जैसे ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा या फिर एक पॉपअप आता है ना कि आप क्या ऑथोराइज करते हो डेटा को यूज़ करने का, जब आप एग्री करते हो मतलब आपने अपना कंसेंट दिया है। कंसेंट मस्ट बी इन्फॉर्म, कि कंसेंट जो है वो इन्फॉर्म करना होगा, स्पेसिफिक होना होगा कि कौन किस कारणवश वो डेटा मतलब फ़ोटो हो, जो भी हो, कॉन्टैक्ट्स हो, वो यूज़ करेंगे। स्पेसिफिक होना है, क्लियर होना है और वो एम्बिग्यूअस नहीं होना है, और उसको वो रिवोक भी किया जा सकता है कि अगर आपने एक्सेस दिया है, परमिशन अगर ग्रांट किया है यूज़ का, तो आप उस परमिशन को रिवोक भी कर सकते हो, टेक भी कर सकते हो, वापस ले सकते हो। नेक्स्ट, राइट टू एक्सेस, करेक्ट एंड इरेज पर्सनल डेटा, मतलब आप जब एक्सेंट अपना ग्रांट करते हो तो आप गवर्नमेंट या फिर एजेंसी को उसको एक्सेस करने का, करेक्ट करने का या फिर अपने पर्सनल डेटा को इरेज करने का तक का भी राइट आपके पास है। ऑलराइट, तो यू हैव द राइट टू एक्सेस, करेक्ट और इरेज योर पर्सनल डेटा। परमिट्स डेटा ट्रांसफर टू कंट्रीज, तो ये एक्ट गवर्नमेंट को डेटा ट्रांसफर में परमिट करता है, बट ये जो डेटा ट्रांसफ़र होगा दैट मस्ट बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। सो दीज आर द की प्रोविज़न, कि अगर आपको लगता है कि और भी प्रोविज़न आपको जानना है या फिर है कि नहीं है, हाँ बहुत सारे प्रोविजंस है, वो मैं आपको एडवाइस करूँगा ये एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, इसके अलावा भी आप देख लीजिए। द नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज़ वाटर मेट्रो इन असम। तो ये न्यूज़ क्या है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज इट हैज़ अप्रूव द टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडीज़ टू एक्सप्लोर इम्प्लीमेंटिंग वाटर मेट्रो सर्विसेज इन द 3 असम सिटी। असम के 3 शहरों में कि असम में वाटर मेट्रो किया जा सकता है कि नहीं जा सकता, उसका फिजिबिलिटी स्टडी के लिए अप्रूवल दिया गया है। तो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज़ वाटर मेट्रो। देखिए, ये सुनने में बहुत ही फैंसी लगता है वाटर मेट्रो, बट इट इज़ वेरी कॉमन थिंग, कि जैसे कि हम अपने कम्यूटेशन के लिए, अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम रोडवेज यूज़ करते, रेलवेज यूज़ करते हैं ना, कि अगर मान लीजिए गुवाहाटी का ही आप मान लीजिए कि अगर हम नॉर्थ गुवाहाटी से साउथ गुवाहाटी अगर ट्रेवल करें तो बीच में क्या आएगा, बीच में ब्रह्मपुत्र आएगा। ऑलराइट, तो जनरली हम वी यूज़ द शरायघाट ब्रिज, राइट, कि नॉर्थ गुवाहाटी से साउथ गुवाहाटी या फिर साउथ से अगर नॉर्थ जाना है तो रोडवेज़ का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। पर एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज़्म सिस्टम बनाया जाएगा कि लोग बिना हेजिटेशन और बहुत ही कम समय में लोग वाटरवेज को, मतलब ब्रह्मपुत्र के ऊपर से बोट में हो, शिप में हो, क्रूज़ में हो, इमीडिएटली जा सकते हैं। सो उसी को ही वाटर मेट्रो बोला गया, विच विल बी मॉडर्न इंटीग्रेटेड वाटर बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो कौन से 3 शहरों को सिलेक्ट किया गया है फॉर फिजिबिलिटी स्टडी? फर्स्ट वन इज़ गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर। सो हियर इट इज़ रिटन कि गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ में क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स होंगे। सो यू कैन जस्ट रीड फ्रॉम हियर। ऑलराइट, बट प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर को फिजिबिलिटी स्टडी के लिए रखा गया है, और वाटर मेट्रो का मतलब क्या है। ऑलराइट, और वाटर मेट्रो ये क्यों लाया जाएगा? बिकॉज टू रिड्यूस द ट्रैफिक कंजेशन ऑफ द मेजर सिटीज़ ऑफ असम। ऑलराइट, so let's see what are the PYQs here. So question number 1, there is a, sorry not PYQ, this is MCQ. तो यहाँ पर रोहिंग्या रिफ्यूजीज रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ अबाउट योर द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जैसे कि हमने रफाल किया था वही रिलेटेड एक क्वेश्चन है, रफाल नहीं बट एयरक्राफ्ट रिलेटेड। यहाँ पर भी एक एयरक्राफ्ट या फिर इंडियन एयरफोर्स रिलेटेड एक न्यूज़ है, और रेपो रेट रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर है, सॉरी न्यूज़ नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मुझे दीजिए। ओके, सो वी आर एंडिंग द सेशन हियर, एंड लास्टली इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग आवर स्मार्ट बुक, देयर आर 17 सेट ऑफ बुक्स, 10 फॉर प्रीलिम्स एंड 7 फॉर मेंस। और प्रीलिम्स का अगर देखिए, प्रीलिम्स आ रहा है, आपको अगर लगता है कि आप कुछ सप्लीमेंट करना चाहते हो आपके नॉलेज में, देन यू कैन कॉल इन दिस नंबर एंड ऑर्डर योर कॉपी। Thank you so much. We will be meeting and discussing in the next session. Till then, take care.